नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में पहले ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे जो नकली दवा बेचकर चुपचाप जान ले लेते हैं। दवा के नाम पर नरसंहार करने वाले ऐसे 7 आरोपियों को दिल्ली में पकड़ा गया है। कैंसर की नकली दवाओं की पूरी लिस्ट आपको सत्ता में दिखाएंगे और सवाल पूछेंगे, नकली दवा के व्यापारियों को सजाए मौत क्यों नहीं होनी चाहिए। भारत में सेमीकंडक्टर वाली मजबूत होती सत्ता की खबर भी आज आपको दिखाएंगे। इसके निर्माण में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज 3 चिप प्लांट की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी। आज चिप बाजार के चैंपियन से भी आपको मिलवाएंगे और बताएंगे ये कैसे आम जिंदगी में असरदार है। कल दिल्ली में चयन समिति की बैठक है। नियुक्ति से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों की पूरी जानकारी मांगी। 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अहम सुनवाई। और ये बात हम कर रहे हैं चुनाव आयुक्त की। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई ने हलफनामा दिया है। चुनाव आयोग को भेजे गए ब्यौरे में एसबीआई ने कहा कि 22,030 बॉन्ड कैश कराए गए, 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। बैंक ने कहा 1 अप्रैल 2019 से अब तक की पूरी जानकारी दे दी गई है। एक राजनीतिक अपडेट भी आपको दे दें। चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसे लेकर बीजेपी और एलजेपी में सहमति बन गई है। बिहार में एलजेपी के कोटे की सभी 5 सीट चिराग को मिली हैं, जबकि पशुपति पारस को राज्यपाल पद का ऑफर दिया गया है। खतरनाक कुत्तों को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने पिटबुल, रॉटवीलर, बुलडॉग और वुल्फ डॉग जैसे कई नस्ल के कुत्तों के आयात, ब्रीडिंग और खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। इसे लेकर राज्यों को निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में अहमदनगर का नाम अब अहिल्या नगर हो गया है। इसे लेकर शिंदे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा मुंबई के 8 रेलवे स्टेशनों के भी नाम बदल दिए गए। आज सत्ता की शुरुआत एक चिंताजनक सवाल के साथ। सोचिए, एक परिवार में किसी सदस्य की जिंदगी कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की वजह से तिल तिल करके खत्म हो रही हो। उसे ठीक करने के लिए लाखों रुपए की महंगी दवाइयां या इंजेक्शन दिए जा रहे हो, लेकिन अगर वो दवा और इंजेक्शन असली नहीं बल्कि नकली हो तो क्या होगा? जवाब आप भी जानते हैं। अगर उस मरीज के ठीक होने की गुंजाइश भी होगी या जिसकी जिंदगी 6 महीने, 9 महीने या 1 साल होगी, वो नकली दवाओं की वजह से 1 महीने में ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जिंदगी और मौत के बीच झूलते मरीज को अगर कोई नकली दवा देकर मार देता है तो इसकी सजा क्या होनी चाहिए? क्या आपने कभी ये सोचा है? क्या नकली दवा के जरिए लोगों की चुपचाप हत्या करने वाले ऐसे लोगों पर दफा 302 की धारा नहीं लगनी चाहिए? आज ये पूछना जरूरी है कि नकली दवा से नरसंहार करने वाले ऐसे लोगों को क्या फांसी नहीं होनी चाहिए? वो मरीज जो दवा से ठीक हो सकता था, वो मरीज दवा लेने के बावजूद दम तोड़ देता है और सब कहते हैं भगवान को यही मंजूर था। लेकिन गौर से देखेंगे और समझेंगे तो पता चलेगा कि भगवान तक तो बात पहुंची ही नहीं। असल में नकली दवा के कारोबारियों को यही मंजूर था। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन यह किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए सत्ता की इस कुंजी के एक एक सेकंड को बहुत ध्यान से देखिएगा। आज सत्ता में हम आपको नकली दवाओं से कैंसर के मरीजों का नरसंहार करने वाले ऐसे ही सौदागरों से मिलवाने जा रहे हैं, जो उन लोगों की जिंदगी के नाम पर अपनी जेबें भर रहे थे, जो पहले से कैंसर की वजह से धीरे धीरे मौत के मुंह में जा रहे हैं। हालांकि इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कैंसर की जंग जीत चुके हैं, पर सच यह है कि वो लोग खुशकिस्मत हैं। उन्हें सही समय पर असली दवाइयां मिलती हैं। लेकिन हो सकता है कि इस देश में ऐसे कई लोग हों जो कैंसर की नकली दवाइयों की वजह से नहीं रहे, और हो सकता है कि इस वक्त भी कैंसर के कई मरीज ऐसे हों जिन्हें नकली दवाइयां दी जा रही हों, और वो भी किस देश के किसी छोटे शहर या जिले में नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में पुलिस ने कैंसर की नकली दवाइयों को एक अपार्टमेंट के 10 बाई 15 के कमरे में तैयार करने वाले और उन्हें बाजार में सप्लाई करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश किया है। सोचिए, ये सब कुछ उस दिल्ली में हुआ जहां देश के कोने कोने से कैंसर के मरीज बेहतर इलाज के लिए आते हैं। ये उम्मीद लेकर आते हैं कि दिल्ली के नामी और बड़े अस्पतालों में जाकर के उनकी जान बच जाएगी। लेकिन इसी दिल्ली में कैंसर की दवाई के नाम पर नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। जैसे कैंसर के इलाज में की जाने वाली कीमोथेरेपी का 1,97,000 का इंजेक्शन बाजार में बेचा जा रहा था, लेकिन उसके अंदर असल में कैंसर को ठीक करने वाली दवाई नहीं बल्कि 100 रुपए की एंटी फंगल मेडिसिन थी। सोचिए,
दिल्ली में नकली दवाओं का कारोबार करने वाले ये लोग ब्रांडेड और नामी कंपनियों की दवाइयों की शीशी को 5-5 हजार रुपए में खरीद रहे थे। उस शीशी में 100-100 रुपए की नकली दवाइयां भर रहे थे और फिर उन्हें 1 से 3 लाख रुपए की कीमत में बेचा जा रहा था। आपको बता दें कि भारत में कैंसर सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है, लेकिन कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है नकली दवा का वो कारोबार जो कैंसर के नाम पर किया जा रहा है। सबसे पहले दिल्ली के मोतीनगर इलाके में एक अपार्टमेंट में रेड के बाद कैंसर की जो नकली दवाएं और इंजेक्शन जब्त किए गए हैं उनके नाम अब जरा आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है इन दवाओं का इस्तेमाल कैंसर से पीड़ित कई मरीजों पर किया जा रहा हो। ये वो इंजेक्शन है जिनका प्रयोग कैंसर में किया जाता है और जो करीब 1000 शीशियां रेड में मिली हैं उन पर बड़ी और नामी कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। इनमें से कई शीशियां भरी हुई थी और जो खाली शीशियां थी उन्हें 100 रुपए वाली फंगल की दवा से भरा जाना था। इनमें ये ज्यादातर वो इंजेक्शन है जो कीमोथेरेपी के दौरान मरीजों को लगाए जाते हैं। इन नकली इंजेक्शन के साथ साथ ग्लूकोज और कैंसर में इस्तेमाल होने वाली नकली टैबलेट भी पुलिस को यहां से मिली है। यानी जिन दवाइयों को लंबे शोध और कई टेस्ट के बाद वैज्ञानिक और डॉक्टर्स तैयार करते हैं उन्हें कुछ लोग मिलकर एक अपार्टमेंट में बना रहे थे और इन दवाइयों को इस तरह तैयार किया जा रहा था कि आप तो छोड़िए, कोई डॉक्टर भी असली और नकली के फर्क को आसानी से नहीं पकड़ पाए। अब सवाल यही है कि आखिर लोगों की जिंदगी के साथ खेलने वाले और नकली दवाओं के जरिए उन्हें मौत के मुंह में धकेलने वाले लोगों को आखिर फांसी की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों ये एक तरीके से हत्या की तरह नहीं देखा जाना चाहिए? अब हम आपको ये पाप करने वाले किरदारों से भी मिलवा देते हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इनमें से 2 किरदार एक बहुत बड़े नामी कैंसर अस्पताल में काम कर रहे थे और कैंसर की नकली दवा इस कारोबार के ये लोग की प्लेयर थे। पहला नाम विपिन जैन है जो इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड है और विपिन ने ही नकली दवा बनाने का यह धंधा शुरू किया था। सूरज शाह जो नकली दवाओं की पैकेजिंग का काम करता था, मतलब नकली दवाओं को बड़ी बड़ी कंपनियों की शीशी में भरता था और असली जैसा तैयार करता था। नीरज चौहान जो लोगों को कम कीमत पर दवा दिलाने के लिए राजी करता था और उसके निशाने पर ज्यादातर वो लोग होते थे जो भारत के बाहर या कैंसर का यहां पर इलाज कराने आते थे। अगला नाम तुषार जो कैंसर की नकली दवाओं को कस्टमर तक पहुंचाता था। लेकिन इन्हीं आरोपियों में 2 नाम कोमल तिवारी और अभिनय कोहली का भी है जो कि फार्मासिस्ट हैं और दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में काम करते हैं। यानी अब यह भी जांच का विषय है क्या कैंसर की इस नकली दवा की सप्लाई इस अस्पताल में भी हो रही थी, और अगर ऐसा है तो यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। आरोपियों में 7वां नाम है परवेज जो राजीव गांधी कैंसर अस्पताल से कुछ ही दूरी पर एक मेडिकल स्टोर चलाता है और आरोपी कोमल तिवारी उसका पार्टनर था। यानी राजीव गांधी कैंसर अस्पताल के कर्मचारी कोमल और अभिनय अस्पताल से कैंसर की दवाओं की खाली और आधी भरी शीशी चुराकर मेडिकल स्टोर तक पहुंचाते थे और फिर उन्हें 5000 रुपए में इस गैंग के मास्टरमाइंड विपिन को बेच दिया जाता था। क्राइम ब्रांच की टीम ने कैंसर की नकली दवाइयां बनाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। दिल्ली के कैपिटल ग्रीन्स डीएलएफ सोसाइटी में 2 फ्लैटों में कैंसर की नकली दवाइयां भरकर बेचने का गोरख धंधा चल रहा था। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब यहां पर रेड किया तो मास्टरमाइंड विपिन जैन को भी गिरफ्तार किया और 4 करोड़ से ज्यादा कैंसर की नकली दवाइयां भी बरामद की गई हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी की दूसरी लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। दूसरी लिस्ट में 72 नाम है। इससे पहले बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें 195 नाम थे। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनका नाम घोषित किया गया है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी दिल्ली से योगेंद्र चंदेलिया, इनको उम्मीदवार बनाया गया है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर को टिकट दिया गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में जो हम आपको बता रहे हैं 72 नाम बताते चल रहे हैं और उसमें अनुराग ठाकुर को हमीरपुर से टिकट दिया गया है। पूर्वी दिल्ली से हमने आपको बता दिया हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। मैं और आपको नाम बताता चलूं। इसके अलावा अगर गुजरात में बात करें तो साबरकांठा से
श्री भीकाजी दुगाजी ठाकुर को टिकट दिया गया है। करनाल से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ेंगे। ये खबर महत्वपूर्ण खबर है। अहमदाबाद पूर्व से श्री हसमुख भाई सोमा भाई को, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर चुनाव लड़ेंगे। और मेरे सहयोगी आनंद पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद, एक बार सबसे पहले जो बड़े नाम हैं इस लिस्ट में वो बता दीजिए, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली से जैसा कि आपने बताया हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया गया। पूर्वी दिल्ली से पहले गौतम गंभीर थे, लेकिन खुद ही वो चुनाव से बाहर हो गए तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया का टिकट दिया गया। हंसराज हंस का टिकट कट गया है। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर की ही सीट से लड़ेंगे। और हरियाणा की जो सिरसा सीट है वहाँ से सुनीता दुग्गल सांसद थी, उनका टिकट कट गया। अशोक तंवर जो कि पहले कांग्रेस में थे, बाद में आम आदमी पार्टी और उसका बीजेपी वो ज्वाइन किए थे, उनको टिकट दिया गया। खुद वो एक दलित नेता हैं। और साथ ही साथ गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह का टिकट को रिपीट किया गया है, जो केंद्रीय मंत्री भी है। कृष्णपाल गुर्जर को फरीदाबाद से टिकट दिया गया है, जो केंद्रीय मंत्री हैं। और इसके साथ साथ सुरेंद्र कुमार कश्यप को शिमला सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा कुछ और नाम अगर आपको हम बताएं तो मध्य प्रदेश से बालाघाट से भारती पार्थी को टिकट दिया गया है। अनिल फिरोजिया जो कि उज्जैन से मौजूदा सांसद हैं, उनको फिर से रिपीट किया गया है। साथ ही साथ शंकर लालवानी को इंदौर से टिकट दिया गया। इस सीट से बात चल रही थी कि कहीं बीजेपी कैलाश विजयवर्गीय को टिकट ना दे दे, लेकिन यहाँ पे शंकर लालवानी को टिकट दिया गया है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र से हिना गावित को रिपीट किया गया नंदुरबार जो सीट है, जो कि एसटी रिजर्व सीट है वहाँ से। इसके अलावा कुछ और नाम अगर हम बात करें, रक्षा खड़से को रावेर से टिकट दिया गया है। साथ ही साथ नितिन गडकरी नागपुर से इनको टिकट दिया गया। इनको लेके अभी उद्धव ठाकरे ने कहा भी था कि नितिन गडकरी चाहे तो हमारी पार्टी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनको नागपुर से बीजेपी ने रिपीट किया है। इसके अलावा पीयूष गोयल एक बड़ा नाम है, मुंबई उत्तर से टिकट दिया गया है। ये काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे, हालांकि इनका चर्चा में नाम जो है मेरठ से भी आ रहा था, लेकिन मुंबई की वो जो मुंबई उत्तर सीट है उससे पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं इनको टिकट दिया गया। पंकजा मुंडे इनको बीड से टिकट दिया गया। पंकजा मुंडे का पिछले कुछ समय से जो संबंध था वो ठीक नहीं चल रहा था स्टेट बीजेपी के अंदर। साथ ही साथ उनकी जो तनातनी थी वो देवेंद्र फडणवीस के साथ बीच में गाय बगाए सामने आती थी, लेकिन बीजेपी ने उनको बीड से चुनाव मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना गोदाम नगेश जो कि बीआरएस से बीजेपी में 3-4 आनंद, मैं आपको बीच में रुकूंगा। दो नाम और महत्वपूर्ण है आनंद, दो नाम महत्वपूर्ण है। गढ़वाल से अनिल बलूनी को टिकट मिला है, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन दो को उत्तराखंड की दोनों महत्वपूर्ण सीटें हैं, यहाँ से सीट इनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। गढ़वाल से अनिल बलूनी और हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत। जी आप तेलंगाना की बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, गढ़वाल की हम बात कर ले, पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी जो कि राज्यसभा सांसद है, इनका भी टर्म खत्म हो गया था। ये भी चुनाव लड़ना चाहते थे, जो कि बीजेपी के मीडिया सेल के संयोजक हैं, इनको टिकट दिया गया है। यहाँ से तीरथ सिंह रावत थे मौजूदा सांसद, उनका टिकट काट दिया है। हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक सांसद थे, जो कि कुछ समय पहले तक मंत्री भी थे, उनकी जगह त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं उत्तराखंड के। ये दोनों सीटें थी, ये पिछली बार ये हालांकि तय हो गया था, लेकिन ये तय हुआ था कि एक सीट से एक ब्राह्मण को टिकट दिया जाएगा, दूसरे ठाकुर को दिया जाएगा। तो उत्तराखंड की दोनों सीटों पे बीजेपी ने यहाँ पर ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर एक ठाकुर को टिकट दिया है तो दूसरे ब्राह्मण को टिकट दिया है। तो इस तरह से लगभग बीजेपी ने इस सूची में जो हम आपको बताएं, उत्तराखंड, तेलंगाना, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, हिमाचल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और साथ ही साथ हरियाणा, गुजरात की जो बची हुई सीटें थी और दिल्ली की जो 2 सीटें थी और एक दादरा नगर हवेली की जो सीट है, उन सीटों को ऐलान कर दिया गया। ये बीजेपी की दूसरी सूची है। एक खास बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश की जो कुछ सीटें बाकी हैं, लगभग 29 सीटें बाकी है, उन पे अभी कैंडिडेट्स का नाम अलाउ नहीं किया गया। उनमें जो पिछली बार जो चर्चा हुई थी पहली मीटिंग में सीसी की, उसमें डिस्कशन किया गया था, लेकिन उन सीटों को होल्ड पे डाल दिया गया था। उसमें एक नाम जो है कैसरगंज से अगर हम कहें आपको, तो उस सीट पे कहा जा रहा है कि 15 के बाद कैंडिडेट का नाम आ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कोर्ट में अभी फिलहाल मामला चल रहा है। कोर्ट से अगर उनको राहत मिलती है तो 15 तारीख के बाद उस सीट पे नाम आ सकता है। अगर राहत मिल गई तो बृजभूषण को रिपीट किया जा सकता है, अन्यथा उनकी जगह किसी और को टिकट दिया जा सकता है। आनंद, अब जरा एक बार फिर से बताइए, इस लिस्ट को देखने के बाद, अब तो आपने पूरी देख ली है, वो बड़े नाम जो इस लिस्ट से गायब हो गए हैं, जिनके नाम कट गए, जैसे आपने रमेश पोखरियाल का नाम लिया, इसके अलावा कुछ बड़े नाम जो इस बार इस लिस्ट में दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे अशोक तंवर के बारे में आपने बताया। जी बिल्कुल, अशोक तंवर पहले कांग्रेस पार्टी में थे,
वो बाद में आम आदमी पार्टी में आए, लेकिन जैसे ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता हुआ तो वो बीजेपी आके ज्वाइन कर गए। वो खुद एक दलित नेता है, पहले सांसद रह चुके हैं, और वहाँ से सुनीता दुग्गल जो कि पूर्व में IRS रही हैं, उनको बीजेपी ने पिछली बार टिकट दिया था, लेकिन इस बार उनका टिकट काट के अशोक तंवर को दिया गया। और सबसे ताज़ा नाम मनोहर लाल खट्टर का, जिन्होंने आज ही MLA विधायक पद से इस्तीफा दिया है, जो कि विधायक थे और पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, उनको करनाल से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि संभव है कि उनको चुनाव के बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनको केंद्र में कृषि मंत्री या फिर कोई बड़ा मंत्रालय दिया जा सकता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीब है। और परसों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुड़गांव में जो एक कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था, उसमें उनकी तारीफ की थी। और साथ ही साथ जो नितिन गडकरी, इनको लेकर भी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। जब इनका पहली सूची में नाम नहीं आया था तो उद्धव ठाकरे ने कहा था कि नितिन गडकरी को एक तरह से बीजेपी ने अपमान किया, पहली सूची में उनका नाम नहीं दिया है और वो चाहे तो हमारी पार्टी उनको टिकट दे सकती है। लेकिन तब तक पहली सूची में नाम उनका इसलिए भी नहीं आया था क्योंकि तब महाराष्ट्र की जो सीटें थी उन पर चर्चा बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में नहीं हुई थी, क्योंकि तब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई थी। अब जब सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है तो नितिन गडकरी के नाम को यहाँ पे ऐलान कर दिया गया है। और हरियाणा से गुड़गांव, जो कि राव इंद्रजीत सिंह लगातार वहाँ पे जीते आ रहे केंद्रीय मंत्री है, उनको रिपीट किया गया। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से सांसद है, वो मंत्री है, उनको भी आनंद, ये तो समझ में आ रहा है इस लिस्ट को देखा जाए तो बिल्कुल इस लिस्ट को देखने के बाद में आनंद, ये समझ में आ रहा है कि बहुत कम लोग हैं जिनके टिकट कटे हैं। पर दिल्ली में क्या हुआ है, पिछली दो लिस्ट को जब हम देखें, पिछली वाली लिस्ट भी और इस बार वाली भी, दिल्ली में बीजेपी को अपने उम्मीदवार चेंज करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी के लिए कहीं लग रहा है उनको कि चुनौती खड़ी कर सकता है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे अगर आप कैंडिडेट चेंज नहीं करते तो बीजेपी के सर्वे में बताया गया था कि अगर दोनों पार्टी एक साथ आ जाती है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो उससे नुकसान हो सकता है। और साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी, भले आप ये कहें कि जो लोकल आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो सांसद होता है, उसको लेकर होती है, क्योंकि आप सबकी उम्मीदें, सबके काम को पूरा नहीं कर सकते हो। और यही वजह है कि बीजेपी के सर्वे में बताया गया कैंडिडेट चेंज करना चाहिए। और ये बात गौतम गंभीर को भी बताई गई। गौतम गंभीर को आपने अक्सर देखा होगा कि वो क्रिकेट कमेंट्री करते हुए नजर आते, कई बार बड़े मामले भी दिल्ली में हो, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, तो वो टीवी पे कमेंट्री करते हुए नजर आ रहे थे। तो उनको ये बात कन्वे किया गया, तो उन्होंने खुद ट्वीट करके अपने आप को चुनावी लड़ाई से अलग कर लिया था, राजनीति से अलग करने का ऐलान किया था। जिसके बाद हर्ष मल्होत्रा, जो कि यहाँ पे महासचिव हैं दिल्ली बीजेपी में, साथ ही साथ वो संघ के करीबी भी है। और यहाँ तक कहा जाता है कि संघ ने दिल्ली में एक सीट मांगी थी, वो हर्ष मल्होत्रा के लिए पूर्वी दिल्ली की सीट मांगी थी, तो उनको दिया गया। योगेंद्र चंदोलिया वरिष्ठ नेता है, SC समाज से आते हैं और ये सीट SC के लिए रिजर्व भी है। वहाँ से हंसराज हंस का टिकट काट के बीजेपी ने योगेंद्र चंदोलिया को दिया। दरअसल बीजेपी के सामने चुनौती ये है कि पिछली बार 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, और इस बार बीजेपी की कोशिश यही है कि दोनों पार्टी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के आने के बावजूद, एक साथ आने के बावजूद बीजेपी 7 सीट जीतना चाहती है, क्योंकि दिल्ली की अगर 7 सीट आप जीते हो तो जाहिर तौर पे एक मैसेज जाता है, पूरे देश भर में जाता है, कार्यकर्ताओं में जाता है और जनता में भी जाता है कि जहां पे सरकार है, सत्ता का जहाँ केंद्र है, वहां की भी सभी सीटें बीजेपी जीत रही है। अब जरा एक सीट को थोड़ा सा और लोगों को समझाइए, जो हमारे न्यूज मित्र हैं सत्ता के, खासतौर से ये जो हरिद्वार की सीट है, इस पर जो बदलाव किया गया। पिछली लिस्ट जब हमने देखी थी उसमें जो बदलाव किए गए थे, उसमें हम प्रवेश वर्मा को देखें, साध्वी प्रज्ञा को देखें या फिर विदुड़ी को देखें, ऐसे लोगों को हटाया गया जो कि गलत तरीके के बयान दे रहे थे और जिसकी वजह से पार्टी को डेंट लग रहा था। हरिद्वार में सीट क्यों बदल दी है? जी देखिए, हरिद्वार की सीट जो है वो कहने के लिए हरिद्वार सीट है, यानी कि हिंदुओं के एक आस्था का केंद्र है, वहाँ पे कुंभ लगता है और वहाँ पे हिंदू श्रद्धालु लाखों की संख्या में जाते हैं। लेकिन अगर हरिद्वार सीट का अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो वहाँ 1.5-2 लाख मुस्लिम वोटर भी हैं हरिद्वार के अंदर। और ऐसे में बीजेपी का फीडबैक ये था कि निशंक को रिपीट अगर करते हैं तो डेंट कर सकते हैं, डेंट हो सकता है, बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यही वजह है कि बीजेपी ने वहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया, क्योंकि बीजेपी को ये डर था कि वहाँ की जो लोकल कंपोजिशन है, वोटर जो वहाँ पे जातीय समीकरण है, धार्मिक समीकरण है, उससे भी नुकसान हो सकता है। प्लस अगर रमेश पोखरियाल निशंक जब ये CM थे तब से और बाद में जब ये केंद्र में सांसद बनकर मंत्री बने, तो गुटबाजी, जो उत्तराखंड छोटा राज्य है लेकिन वहाँ पे लेकिन गुटबाजी बहुत है, तो पार्टी के पास ये फीडबैक है कि अगर रमेश पोखरियाल निशंक को हम चुनाव मैदान में उतारते हैं तो बीजेपी वो सीट हार सकती है। क्योंकि बताया जाता है कि बहुत ही डेलीकेट सीट है, ऐसी सीट है कि वहाँ पर आप कहने के लिए कहोगे कि हिंदुओं के आस्था केंद्र है, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम वोटर अच्छी खासी 1.5-2 लाख आबादी में है,
है। और ऐसे में अगर आप वहाँ पर सीट नहीं बदलते हो और थोड़ा भी अगर गुटबाजी हो जाती है, अगर भीतरघात हो जाता है और सामने अगर मजबूत कैंडिडेट हो जाता है तो बीजेपी को सीट हारनी पड़ सकती है। तो कुछ ऐसी सीटें हैं, अयोध्या की सीट हो, बनारस की सीट हो, मथुरा की सीट हो, हरिद्वार की सीट हो, ये ऐसी कुछ सीटें हैं जो बीजेपी किसी भी कीमत में, कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हारना नहीं चाहती, क्योंकि इस सीटों से सीधा मैसेज जाता है हिंदुओं में, हिंदू वोटर्स में। और यही वजह है कि बीजेपी ने अपने सर्वे के आधार पर, फीडबैक के आधार पर यहाँ से अपने जो मौजूदा सांसद हैं उनको हटाने का और नए चेहरे को देने का फैसला किया। एक और नाम महत्वपूर्ण है इस लिस्ट के अंदर और वो नाम है उत्तर मुंबई से पीयूष गोयल का। यूपी में नाम उनका सुनने में दिखाई दे रहा था, अचानक, हालांकि महाराष्ट्र में नाम चल रहा था, मुंबई में नाम चल रहा था, पर इस सीट पर पीयूष गोयल को लाना, कुछ समीकरण अगर आप बता सके तो। देखिए, पीयूष गोयल पिछली बार 2019 में ट्राई कर रहे थे, मेरठ की सीट वो चाहते थे क्योंकि वो बनिया बहुल सीट है, वहाँ से राजेंद्र अग्रवाल लगातार जीतते आ रहे हैं। लेकिन पिछले 2-3 अगर हम 3-4 महीनों की अगर बात करें तो पीयूष गोयल ने मेरठ में दौरे भी किए, उनके 2-3 वहाँ कार्यक्रम में लगे, लेकिन बाद में उनको फीडबैक ये गया कि अगर आप मुंबई से लड़ते हैं, चूँकि आपका अपना राज्य है, तो वहाँ पर आपकी जीत तय होगी। उसकी एक वजह ये भी है कि मुंबई में वो बहुत एक्टिव है और उन्होंने वहाँ पे अपनी पढ़ाई भी की है, वहाँ कॉलेज भी किया, उनके पिता भी वहाँ से सांसद रहे और वहाँ से उन्होंने राजनीति की है। तो ऐसे में जो फाइनली जो पार्टी ने उनसे पूछा था, जो सांसदों से पूछा था, जो कि राज्यसभा के सांसद और केंद्रीय मंत्री भी हैं, 2-2 बार से उनसे पूछा गया था कि आप किस सीट से लड़ना चाहोगे, तो उन्होंने एक सीट जो है मुंबई की सीट को दिया था। और इसका जो चुनावी समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, वो उनको ये लगा कि चूँकि शहरी सीट है और वहाँ पर अगर बीजेपी की तरफ से ये लड़ते हैं तो बीजेपी की जीत हो सकती है। और इनका भी जो चुनावी राजनीति में ये पहला चुनाव होगा जो ये चुनाव लड़ेंगे, तो पहली चुनावी लड़ाई वो हारना नहीं चाहते थे और यही वजह है कि पार्टी ने इनको यहीं से उतारने का फैसला किया। मुझे लग रहा है कि शायद ये पूनम महाजन की सीट थी, एक बार चेक करना पड़ेगा, वो टिकट काट दिया गया है, लेकिन जाहिर तौर पर अपने लिए एक सेफ सीट ये चाह रहे थे और वो सेफ सीट उनको मिल गई है। मेरे सहयोगी अमोद राय भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अमोद, अब जरा थोड़ा हिमाचल प्रदेश का रुख कर देते हैं। बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस प्रदेश को देखें तो अभी अभी कुछ वक्त पहले ही उसके हाथ से सत्ता गई है, हालांकि सत्ता जाते जाते कांग्रेस के हाथ से भी बची है। उसके बावजूद जिन 2 नामों को उतारा गया, अनुराग ठाकुर हमीरपुर से अपनी सीट पर हैं, शिमला से जो कि एससी सीट है उसमें सुरेश कुमार कश्यप मौजूद हैं। इन 2 सीटों को अगर हम छोड़ दें, बीजेपी की खास तौर से हिमाचल को लेकर के क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये तो तय है कि अगर विधानसभा से उनके हाथ से सत्ता निकली और जो 400 का आंकड़ा यानी 370 का आंकड़ा पार करने की बात बीजेपी कर रही है, ऐसे में हिमाचल उसके लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, 2 सीटों को जो घोषित किया गया है, ये 2 पहले भी बीजेपी की जीती हुई सीटें हैं और दोनों जगह से रिपीट किया गया है। अनुराग ठाकुर पहले से जीते हुए हमीरपुर से हैं और जो दूसरे कैंडिडेट है शिमला से जीते हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। विधानसभा चुनाव इन्हीं के अध्यक्ष काल में हुआ था और वो एससी रिजर्व सीट है। लेकिन जो सबसे हिमाचल में टफ सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए, वो मानी जाती है मंडी की सीट। मंडी की सीट पर कौन उतरेगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई थी, लेकिन उसको अभी रिलीज नहीं किया गया, उसको जारी नहीं किया गया है, क्योंकि जब बाई इलेक्शन हुआ था तो वहाँ से चूँकि वीरभद्र सिंह का वो गढ़ माना जाता है और कांग्रेस उसके वजह से काफ़ी मजबूत स्थिति में वहाँ पे मानी जाती है। तो सबसे जो बीजेपी के लिए चैलेंजिंग एक सीट की अगर हम बात करें हिमाचल में, तो मंडी सीट है। उसमें कई नामों की चर्चा है। उसमें फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के नाम की भी चर्चा थी कि हो सकता है कि कंगना रनावत उसमें चुनाव लड़ाई जाए या पार्टी के ही कोई वरिष्ठ नेता उसमें लड़ेंगे। ये पार्टी विचार कर रही है, इसको रोका गया है। इसका अर्थ है कि पार्टी उस पर सोच समझकर फैसला लेना चाहती है। राहुल जी, मोहित भी इस वक्त मौजूद है चंडीगढ़ से। मोहित, ये तो तय था कि मनोहर लाल खट्टर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, करनाल उनको दिया गया। हालांकि सवाल तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अनिल विज का अभी तक कुछ गुस्सा शांत हुआ या नहीं हुआ, लेकिन खट्टर जिस स्थिति में है और खासतौर से करनाल में जब वो आते हैं, अब लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बीजेपी के लिए समीकरण कुछ बदलेंगे, क्योंकि यहां हमें जाट फैक्टर का भी ध्यान रखना होगा। देखिए,
करनाल बीजेपी के लिए हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द सेफेस्ट सीट है, क्योंकि पिछले जो यहाँ से सांसद रहे हैं संजय भाटिया, उनका विनिंग मार्जिन 3.5 लाख से ऊपर वोट का था। एक बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी और इसी वजह से मनोहर लाल को चुनाव मैदान में उतारने के लिए भी ये सीट उपयुक्त मानी जा रही है। और उस वक्त जब संजय भाटिया की जीत हुई थी तब भी ये फैक्टर माना गया था कि सीएम मनोहर लाल उस वक्त थे और उनका जो प्रभाव था उसकी वजह से ही संजय भाटिया को इतनी बड़ी जीत वहां से मिली थी। तो करनाल को लेकर पहले भी TV9 भारतवर्ष पर हम लगातार बता रहे थे कि करनाल से ही जो फॉर्मर सीएम है मनोहर लाल, उनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा और इस बात की अब पुष्टि भी हो गई है। और मनोहर लाल को यहां से चुनाव मैदान में उतारने के बाद सेंटर में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। लेकिन जो करनाल में फॉर्मर सीएम मनोहर लाल को उतारा गया है तो उसका असर आसपास की सीटों पर भी दिखाई देगा। कुरुक्षेत्र से नायब सैनी सांसद हैं लेकिन अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो उसका भी इंपैक्ट वहां पर रहेगा। तो पूरी GT रोड जो बेल्ट है, जो ये सीटें हैं जिन पर बीजेपी खास फोकस करती है, क्योंकि वहां पर लड़ाई मानी जाती है कि जो नॉन जाट चेहरे हैं उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है हर पार्टी की तरफ से। और इसी वजह से माना जा रहा है कि सीएम जो रह चुके हैं मनोहर लाल, उनको यहां से चुनाव मैदान में उतारने का असर रहेगा। हालांकि अंबाला में अनिल विज नाराज है, लेकिन आज उन्होंने कह दिया है कि मैं पार्टी के लिए और भी जोर शोर से काम करूंगा, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। तो बंतो कटारिया वहां पर एक तरह से सेफ चेहरे पर दाव चला गया है, क्योंकि रतनलाल कटारिया जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो सांसद इसी सीट से रहते थे, 2 बार जीते हैं। तो उनकी जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो संवेदनात्मक जो वोट है वहाँ का, सिंपैथी जो लहर है, सहानुभूतिक लहर जो है, उसका फायदा उठाने का भी प्रयास है। और जो रतनलाल कटारिया का परिवार है वो अनिल विज के भी नज़दीकी माना जाता है, तो अनिल विज भी इस नाम का कोई ज़्यादा विरोध नहीं करेंगे, भले ही वो नाराज चल रहे हो इस वक्त, लेकिन वो साथ देंगे। इसी उम्मीद के तहत बंतो कटारिया को वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो काफ़ी सेफ गेम खेलने का प्रयास किया गया है और हम कह सकते हैं कि जो नॉन जाट चेहरे हैं, जो नॉन जाट पॉलिटिक्स हरियाणा में बीजेपी करती रहती है, उसको एक बार फिर से आगे बढ़ाने का ये जो 6 जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उसमें सीधे तौर पे उसका काफ़ी इम्पैक्ट देखा जा रहा है। अमोद, तेलंगाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी की कोशिश भी लगातार रही है तेलंगाना में अपनी स्थिति और ज़्यादा मजबूत करने की। जो लिस्ट आई है इस वक्त सामने, उसको अगर हम देखें, इस लिस्ट के जरिए क्या मैसेजिंग है और थोड़ा सा समीकरण यहाँ के भी बताइए। देखिए राहुल जी, तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना की जो महत्वपूर्ण सीटें थी बीजेपी ने पहली सूची में ही जारी कर दिया था और आज उसने 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो पहले के जो 8 उम्मीदवार उतारे गए थे उसके अलावा 6 उम्मीदवार आज उतारे गए हैं, कुल 14 उम्मीदवार होते हैं और बीजेपी तकरीबन 1 दर्जन सीटों पर वहाँ अच्छे से लड़ाई में है, ऐसा माना जा रहा है और बीजेपी वहाँ बेहतर परफॉर्म करेगी ये भी माना जा रहा है। इस सूची में मैं अगर देखूँ तो DK अरुणा महिला हैं और बीजेपी की पुरानी नेत्री हैं, काफ़ी पहले से काम कर रही हैं और पार्टी में महत्वपूर्ण पोजीशन में है। केंद्रीय बीजेपी में वो एक अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं और DK अरुणा को उतारा गया है नलगोंडा से। नलगोंडा हालांकि ट्रेडिशनली बीजेपी का सीट नहीं है, लेकिन वहाँ पे बदली हुई परिस्थिति में DK अरुणा महबूब नगर से है, इसलिए वहाँ एक महिला उम्मीदवार देकर मैं दुरुस्त कर देता हूँ एक बार। महबूब नगर से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नलगोंडा से सईदा रेड्डी जी 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 तो उनको जो महबूब नगर से दिया गया है, तो बदली परिस्थिति में बीजेपी के लिए वहाँ एक उठने की गुंजाइश है, आगे बढ़ने की गुंजाइश है। उसके तहत बीजेपी ने DK करुणा पे जोर लगाया है। लेकिन मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा कि कर्नाटक की सूची भी अगर चर्चा करें तो कर्नाटक की सूची में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि वहाँ पे टिकट अभी तक जो दिख रहा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रहलाद जोशी को धारवाड़ से फिर चुनाव लड़ाया गया है। और उसके अलावा अगर जो महत्वपूर्ण सीटें वहाँ है, हावेरी से पूर्व CM बासवराज बोम्मई को चुनाव लड़ाया गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट सीट है। और इसके अलावा मैं अगर आपको बात करूं तो जो BY राजेंद्र हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं BS येदियुरप्पा के बेटे, उनको अपने ट्रेडिशनल सीट शिमोगा से चुनाव लड़ाया गया है, जबकि शोभा करांदले जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनको बेंगलोर लाया गया है और उत्तर बेंगलुरु से उनको चुनाव लड़ाया गया है, जहाँ से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सदानंद गौड़ा MP हुआ करते थे। तो ये सब इसमें बड़े चेंजेज हैं। PC मोहन वहाँ के मजबूत नेता हैं, तेजस्वी सूर्या मजबूत नेता हैं बेंगलुरु के। इन दोनों को बेंगलुरु उत्तर और दक्षिण से उतारा गया है, सेंट्रल से उतारा गया है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं। सोमन्ना जो सोमन्ना है तुमकुर से उतारा गया है, बहुत मजबूत हैं वहाँ पे और सोमन्ना को माना जाता है कि तुमकुर में उनकी काफ़ी पकड़ है, ज़बरदस्त पकड़ है।
तो उनको वहाँ से चुनाव लड़ाया गया है। ये सब जो सूची है दक्षिण की बीजेपी की, ये बीजेपी के लिए एक उठाने की उस पूरे बिल्कुल कोशिश दक्षिण में लगातार प्रधानमंत्री पिछले 4 महीने से कर भी रहे हैं, दिखाई भी दे रही है हमको अमोद। लेकिन आनंद, इस पूरी लिस्ट में एक बहुत ही नीचे की तरफ एक दबा हुआ नाम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जगह और बहुत महत्वपूर्ण नाम है, और वो त्रिपुरा से है। त्रिपुरा पूर्व से महारानी कृति सिंह देव बर्मा। बहुत ज्यादा कोशिश में बीजेपी ने अपने आप को मजबूत स्थिति में ला करके किया है नॉर्थ ईस्ट में। इस नाम को लेकर के जरा थोड़ा सा आप हमारे न्यूज मित्रों को बताएं कि वहां की स्थिति कैसे समीकरणों के जरिए दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जी देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही त्रिपुरा में त्रिपुरा मोथा के साथ बीजेपी का टाई अप हुआ है और वो सरकार में भी शामिल होने जा रही है। हालांकि बीजेपी की कोशिश है कि नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट बीजेपी की अच्छी पकड़ है वहाँ पे, और लगातार वो नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी काम भी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 ही फोकस रहा है। पहले टर्म में ही उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में लगातार जोर दिया था। उनको यह कहना था कि लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट को जो पहले की सरकारें रही है उन्होंने इग्नोर किया। तो त्रिपुरा की एक सीट से अभी जो राज्यसभा के सांसद हैं और पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव को बीजेपी उतार चुकी है। दूसरी सीट पर बीजेपी ने आज इनका नाम डिक्लेयर किया है। जाहिर तौर पर बीजेपी वहाँ पे जो वहाँ के जो मूल बासिंदे और खासतौर से जो राज परिवार को लेकर जिनके अंदर श्रद्धा है, उनको एक मैसेज देना चाहता है। वैसे वोटर्स को मैसेज देना चाहते हैं कि तमाम भले नाराजगी की कोशिश की गई, बीजेपी को लेकर वहाँ पे भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी अभी भी जो त्रिपुरा के लोगों के साथ है, और त्रिपुरा का जो मेन कल्चर है, जो इथनिक कल्चर है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। और यही वजह है कि ऐसे को व्यक्ति को टिकट वहाँ से उम्मीदवार बनाया है जो कि वहाँ के राज परिवार से जुड़ी रही है। अमोद, एक बार गुजरात की सीट्स भी देख लेते हैं। कुल 7 उम्मीदवारों का यहाँ घोषणा की गई है। साबरकांठा, अहमदाबाद, भावनगर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, सूरत, वलसाड़। हम जब दिल्ली को देखते हैं और दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देखते हैं, तो आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भी बड़ी उम्मीदें लगा के रखी हैं। ये जो लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, उसमें आपको कहीं कोई चेंजेस या कहीं आपको कुछ दिख रहा है ऐसा जिसमें कि बीजेपी को लगता हो कि गुजरात में भी उसको चुनौती मिल रही है, इसलिए उसने अपनी लिस्ट को थोड़ा सा बदलाव? देखिए, मैं सबसे पहले सूरत का जिक्र करूंगा। वहां से मुकेश भाई, चंद्रकांत भाई दलाल को टिकट दिया गया है, और यहां से जो पूर्व मंत्री थी उनका टिकट काटा गया है, रेल राज्य मंत्री का टिकट काटा गया है। और इसके अलावा मैं बात करूं बलसाड़ का धवल पटेल, ये भी बिल्कुल नया नाम है, वहां से सिटिंग एमपी का टिकट काटा गया है। जो इसमें दिख रहा है, जो 7 नाम जारी हुए हैं, इसमें मैं आपको बताऊं कि मोटा मोटी सारे नाम नए दिख रहे हैं मुझे। और नींबूबेन बभानिया, ये भी बिल्कुल नया नाम है भावनगर से। तो ये अहमदाबाद के हंसमुख भाई, सोमा भाई पटेल, ये एक पुराने नाम जरूर हैं। इसके अलावा जो साबरकांठा से भीखाजी दुधाई ठाकुर हैं, ये भी बिल्कुल नए नाम हैं। तो ये अगर गुजरात का पूरा असेसमेंट हम करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें ज़्यादा नए लोगों को मौका दिया गया है, और जो पुराने लोग हैं उनको कम मौका मिला है। गुजरात में 15 में 5 टिकटें कटी थी, लेकिन जो 11 सीटें वहाँ बची हुई हैं, उसमें 7 आज घोषित किया गया है। इसमें कम से कम 3 से 4 नए नाम दिख रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी वहाँ भी नए नामों के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए परिवेश में चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। और पुरानी जो सूची थी उसमें बहुत ज़्यादा कटाव नहीं था, हालांकि 5 ही कटा था, लेकिन इसमें 7 में ही 4 कटता हुआ नजर आ रहा है। राहुल, चलिए, तो 72 सीटों के आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमोद आपका, आनंद आपका और मोहित आपका, ये पूरी जानकारी और एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ में। अपने न्यूज़ मित्रों को हम बता दें कि 72 सीटों की उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अब कर दी गई है बीजेपी की तरफ से। इससे पहले 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। इस लिस्ट में कुछ बड़े नाम हैं जिनको अब टिकट नहीं दिया गया है, और खास तौर से दिल्ली और गुजरात की जब हम बात करें तो दिल्ली में भी ठीक ठाक तरीके से चेहरों को बदला गया है, और गुजरात में भी चेहरे ठीक तरीके से बदले गए। हरिद्वार में रमेश पोखरियाल निशंक की जगह त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया गया।